नमस्कार बच्चों, मैं संजय कुमार गुप्ता आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सारणी के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनके प्रगुण हैं। उसमें एक प्रगुण शेष रह गया था, उसकी आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से उनको हम रिमाइंड कर लेते हैं। प्रगुण नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि यदि कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर शून्य हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य होता है। सेकंड प्रगुण में हमने चर्चा की थी कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर दिया जाए, रो वाइज लिखे हुए हैं उसको अगर हम कॉलम वाइज लिख दें तो उस डिटरमिनेंट का मान प्रभावित नहीं होता है। तीसरा प्रगुण हमने देखा था कि यदि किसी डिटरमिनेंट किसी सारणी की निकटतम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। अगले प्रगुण की बात करें, यदि किसी डिटरमिनेंट के किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, अर्थात वे दो रो या दो कॉलम सर्वसम हैं, तो ऐसे डिटरमिनेंट का मान शून्य होता है। अगले प्रगुण की बात करें, यदि किसी सारणिक में किसी एक अचर राशि k का गुणा किया जाए तो उसका गुणा उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में ही होता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट में होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि यदि कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में कोई अवयव एक जैसा है, उभयनिष्ठ है, तो हम उसको अगर कॉमन लेंगे तो उस सारणी का मान उतने k गुना बढ़ जाएगा। प्रगुण नंबर 6 में हमने देखा था कि यदि कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं, उसके मुख्य विकर्ण के एक और के एलिमेंट अगर यहाँ पर 0 0 0 दे रखे हैं तो ऐसी स्थिति में इस सारणी का जो प्रसार होता है इसके मुख्य विकर्ण पर जो एलिमेंट होते हैं उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं। इसके बाद अगली बात की थी हमने प्रगुण नंबर 7 की। प्रगुण नंबर 7 में ये देखा था कि यदि किसी सारणी के किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स किसी ग्रुप के रूप में दे रखे हैं, पेयर के रूप में दे रखे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, और यहाँ पर x y z अल्फा l m n इस प्रकार के एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इसका जो पहला पेयर है कॉलम का, इसको इन दो कॉलम के साथ में लिखकर एक अलग डिटरमिनेंट बना देंगे, फिर प्लस ये सेकंड वाले एलिमेंट्स थे उनको इन दोनों कॉलम के साथ लिखकर एक अलग एलिमेंट बना देंगे। इस प्रकार से दो डिटरमिनेंट के योग के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगुण की चर्चा करना है जो इस पर आधारित सवाल एग्जाम्स में आते हैं और उन सवालों को हल करने में इस प्रगुण की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बेटा यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक को सिंबॉलिक रूप में हमने लिखा है LMN ABC XYZ। यदि किसी एक इस प्रगुण के अंतर्गत यदि किसी एक रो या एक कॉलम, तो हम पहले एक रो की बात कर लें। रो की बात करें तो इस रो के एलिमेंट में इसके संगत किसी दूसरे रो के संगत अवयवों का कुछ गुना करके, अचर राशि का गुणा करके उनको यहां जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो इस सारणी का मान प्रभावित नहीं होता है। मैं उसको लिख के बताऊंगा कि हमारे पास रो फर्स्ट है, इस रो फर्स्ट में हमें चेंज करना है। रो में चेंज करना है तो संकेत के रूप में हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंबल करेंगे। उसके बाद रो 1 में क्या जोड़ा, हमने कहा है कि हम थर्ड वाली रो लेते हैं और थर्ड वाली रो का k गुना करके इसमें से घटाते हैं।
तो हम ये लिखेंगे R1 माइनस K इंटू R3। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ होगा L माइनस, इसमें K गुना घटाना है तो K इंटू N, A माइनस K इंटू C, X माइनस K इंटू Z। बाकी के दो कॉलम में दो रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए उनको हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा M B Y N C Z। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नया डिटरमिनेंट मिला है इसका भी मान वही होगा जो इसका है। यहाँ पर इस डिटरमिनेंट का मान प्रभावित नहीं होता है। अब देखेंगे इसका क्या यूज हो सकता है। ये तो हमारे को सर और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। नहीं बच्चों, ये कॉम्प्लिकेटेड अभी फिलहाल आपको दिख रहा है। जब हम यहाँ पर सवाल करेंगे तो देखेंगे कि इस कॉलम में या इस रो में कोई बड़े एलिमेंट दिए हुए हैं और उनको शॉर्ट करना है, जिनका अभी फिलहाल अगर डायरेक्ट प्रसार करते हैं तो उनका कैलकुलेशन कठिन हो सकता है। उसको सरल करने के लिए, उन एलिमेंट्स को छोटा करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी प्रकार से किया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या केवल दो रो या दो कॉलम में ही इस प्रकार का ऑपरेशन लागू किया जा सकता है? नहीं, तीनों रो के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि यह, इसके लिए हमने यहां पर किया कि हमें यहां C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। तो यहां पर इस ऑपरेशन में यहां पर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा L प्लस A प्लस X M प्लस B प्लस Y N प्लस C प्लस Z, और ये दो कॉलम वैसे ही A B C X Y Z, इस प्रकार से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये प्रगुण अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इस पर आधारित जब सवाल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रगुण है जिसको कि हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में भी हल करेंगे। तो अब आते हैं अगले प्रगुण, प्रगुण नंबर 9। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसको कि संकेत रूप में उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने लिख रखा है। अगर हमारे पास यहाँ किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट लें और दूसरी रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका योग सदैव शून्य होता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे। पिछली बार हमने प्रसार में ये देखा था कि यदि कोई एलिमेंट दे रखे हैं A11, A12, A13, इसमें यदि इसी के कोफैक्टर अर्थात C11 प्लस C12 एंड C13 का अगर मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वह इस सारणी का प्रसार होगा। परंतु यदि इन्हीं एलिमेंट में A11, A12, A13 में इस रो के बजाय किसी अन्य रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिए जाएं, मान लो कि हमने सेकेंड रो लिया, सेकेंड रो के एलिमेंट हैं यहाँ पर और उसके कोफैक्टर निकाले, तो C21 यहाँ हो जाएगा C22 एंड C23, इनका एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया और उसको प्लस कर दिया तो क्या होगा? तो इसका टोटल सदैव शून्य प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का मान ज्ञात करने को कह सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका पूरा कंप्लीटली हल करते हैं और हल करने के बाद फिर आंसर आता है 0। तो आपको इस प्रगुण का ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसका आंसर हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इन्हीं प्रगुणों पर आधारित इन प्रगुणों का उपयोग करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास यह सारणिक है। इस सारणी का प्रसार करने को कहा गया है कि इसका मान ज्ञात करें। अब प्रसार अगर करते हैं, अगर डायरेक्ट करते हैं तो देख रहे हैं 43, 35, 17 जैसी वैल्यू है और इसके द्वारा इसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, असंभव नहीं है।
तो हम इसको क्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, तो अभी आपने 8th नंबर का जो प्रगुण देखा जिसमें किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स में किसी अन्य रो के एलिमेंट्स का कुछ गुना करके जोड़ा या घटाया जाए तो उस सारणी का मान प्रभावित नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े एलिमेंट है, इनको शॉर्ट किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। छोटा करने के लिए देखें कि हम इसका कुछ गुना करके इसमें से घटा दें या इसका कुछ गुना करके घटा दें। अगर यहाँ पर इसका 5 गुना करके घटाते हैं तो 7 पंजे 35, यहाँ पर 5 गुना होगा तो 3 पंजे 15, 2 यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो एक मेजर क्वांटिटी रह जाती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ 3rd कॉलम के द्वारा देखें तो हम देख रहे हैं कि 6 का कितना गुना करें ताकि इसके नज़दीक पहुँच जाए। तो आप देख रहे हैं कि 6 6 36, 6 7 42, 42 करते हैं, 7 गुना करते हैं तो 6 7 42। अगर यहाँ 7 गुना करते हैं तो 4 7 28, यहाँ 7 गुना करते हैं 7 2 14, घटाते हैं तो 3 बचता है, यहाँ भी 3 है, यहाँ घटाते हैं 28 घटाते हैं तो 7 बचता है, यहाँ घटाते हैं तो 42 घटाते हैं तो 1 बचता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि C1 लिया और C1 के लिए हमने C3 का 7 गुना करके घटाया। इसको लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है, किस कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं? C1 में, इसलिए C1 का तीर का निशान लगा के क्या चेंज कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे C1 माइनस 7 इंटू C3, del 1 इक्वल टू, इसका मान तो वही रहेगा। यहाँ पर हमने लिखा तो 43 माइनस 7 इंटू 6, 35 माइनस 7 इंटू 4, 17 माइनस 7 इंटू 2। बाकी के 2 कॉलम वैसे ही लिख देंगे, 1 7 3 6 4 2। आगे देखेंगे क्या होगा। आप देख रहे हो कि इसको 7 6 42 हल करने पर घटाने पर ये बचता है 1, यहाँ पर 7 6 28 घटाने पर बचता है 7 और यह 7 2 14 घटाने पर बचता है 3। ये 2 कॉलम वैसे के वैसे ही लिख दिए, 1 7 3 6 4 2। देख रहे हैं हम कि ये जो सारणिक प्राप्त हुआ है उसमें ये 2 कॉलम C1 और C2 एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं। और हमने प्रगुण सेकंड में ही देखा था कि यदि किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हों तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है, अर्थात इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा? 0। तो देखो हमने इसका बिना प्रसार किए प्रगुणों का उपयोग करते हुए इस सारणी का सही मान प्राप्त कर लिया। तो बच्चों यहां पर हमने कौन से प्रगुण का उपयोग किया? एक प्रगुण तो जो हमने लास्ट में पढ़ा है, उस प्रगुण का उपयोग करते हुए हमने देखा कि यदि किसी एक कॉलम में किसी अन्य कॉलम के का कुछ गुना करके जोड़ा या घटाया जाए, हमने यहाँ पर घटाया तो उसका सारणी का मान प्रभावित नहीं होता है। उसको यहाँ पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के पश्चात देखा कि यहाँ पर जो डिटरमिनेंट प्राप्त हुआ इसके 2 कॉलम एक जैसे थे और चूंकि 2 कॉलम एक जैसे हैं इस कारण से इसका डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। आप चाहो तो यहाँ कोष्टक में लिख देना कारण कि क्या हुआ है, तो लिखेंगे सिंस C1 व C2 सर्वसम हैं। तो मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप थोड़ा सा इमेजिन करो। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2 3 5 7 8 9 65 75 86। यहां पर क्या अप्लाई किया जाए ताकि हम इसको शॉर्ट बना लें? आप खुद इमेज करें क्या किया जा सकता है। ये कॉलम दिख रहा है हमारे को, इस कॉलम का क्या गुना करके घटाएं कि इसके नजदीक पहुंच जाएं। तो आप देख रहे हैं 7 9 की 63, 7 × 9 63, हम इसके नजदीक पहुंच रहे हैं। 8 गुणित 9 करते हैं, 8 9 की 72, 9 9 9 की 81, हम इसके नजदीक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि C3 में हमारे को चेंज करना है। C3 में ये चेंज करना है कि C3 माइनस C2 का 9 गुना, तो 9 इंटू C2 ये अप्लाई किया तो डेल इक्वल टू ये आ गया। 2 कॉलम वैसे के वैसे ही 2 3 5 7 8 9, यहाँ पर घटाया। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। 7 9 की 63, 65 में से 63 घटाया बचे 2, 8 9 की 72, 72 में को 75 में से घटाया बचे 3, 9 9 की 81, 86 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 5। क्या देखा कि यहाँ पर कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड एक जैसे हैं, तो
हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि चूंकि C1 व C3 सर्वसम हैं, इसलिए ये डिटरमिनेंट 2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपने देख लिया, इसमें इन प्रगुणों का उपयोग करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम सिंबॉलिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ पर देखेंगे इन प्रगुणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि इन प्रगुणों का उपयोग करते हुए आंकिक सवाल किए। अब हम इसका लेवल बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक कॉलम में 1 1 1, सेकेंड कॉलम में XYZ और थर्ड में ये दिया हुआ है और इसका हमें प्रसार करने को कहा है। एक तरीका तो ये होगा कि हम यहाँ पर अपने मूल तरीके से करें, दूसरा तरीका ये होगा कि हम प्रगुणों का उपयोग करें। प्रगुण में अब ये देखना है कि हमें किस प्रगुण का उपयोग करें ताकि इस डिटरमिनेंट का मान आसानी से ज्ञात किया जा सके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट दिए हैं XYZ, अगले वाले कॉलम में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो चक्रीय क्रम में हैं, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पर हैं वो एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि इन एलिमेंट्स को यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए तो चक्रीय क्रम में देखेंगे कि एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे। y प्लस जेड एक्स आ जाएगा, z प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक जैसी राशि होगी और फिर हमारे पास एक प्रगुण होगा कि उस प्रगुण की सहायता से यहाँ पर एक जैसी राशि को कॉमन लेकर यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या चेंज कर रहे हैं हम देखते हैं कि C3 के लिए C3 प्लस C2 किया, C2 को हम जोड़ रहे हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर आ जाएगा पहला कॉलम वैसे ही 1 1 1, सेकेंड कॉलम वैसे ही XYZ, थर्ड कॉलम में जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई को प्लस किया तो y प्लस जेड प्लस एक्स, z को प्लस किया तो z प्लस एक्स प्लस वाई। क्या देखा आपने, ये नीचे एक जैसी राशि आ रही है। इस राशि को हम यहां से कॉमन ले लें तो यहां पर हम लिखेंगे C3 से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो डेल 3 इक्वल टू यहाँ मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, कॉलम में बचेगा 1 1 1 x y z। अब देखो बेटा यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं इंटू 1 या इंटू 1 इंटू 1। मतलब अगर जब कॉमन लेंगे तो इसके मल्टीपल में कौन सी राशि बच जाएगी, यहाँ बच जाएगी 1 1 1। फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर C1 और C3 सर्वसम है, एक जैसे कॉलम आ गए हैं, मतलब इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, सो इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई 0। तो देखा यहाँ पर इन दो प्रगुणों का उपयोग करते हुए हमने इस सारणी का मान ज्ञात कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट में दी एलिमेंट्स दे रखे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है। यहाँ पर भी वही एलिमेंट है लेकिन चक्रीय क्रम में चेंज करते हुए लिखे हुए हैं। अब इस डिटरमिनेंट का प्रसार करने को हमें कहा गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी युक्ति लगाई जाए जिससे कि इस डिटरमिनेंट का मान आसानी से ज्ञात किया जा सके। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हैं, यदि इन तीनों कॉलम को या तीनों रो को आपस में प्लस कर दिया जाए तो सब कट जाएंगे, 0 बचेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर C1 के लिए अप्लाई करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में हमने अप्लाई क्या किया है, C2 और C3 को भी जोड़ दिया है। तो हम देखेंगे डेट इसमें यहाँ पर जो राशि मिलेगी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना काम पूर्ण मान लेते हैं। नहीं, अभी तो हमारे फर्स्ट कॉलम का काम हुआ है, आपके पास इन दो कॉलम को लिखना भी शेष है।
तीनों में भी आप लिखना है। तो यहाँ पर आएगा b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। ये कॉलम वैसे ही c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए क्या हुआ, हाँ निश्चित रूप से समझ गए होंगे, ये भाई साहब तीनों जीरो हो गए। तो C1 जीरो, बाकी के दो कॉलम वैसे ही सी बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आप देख रहे हैं हमने पहले ही प्रगुण पढ़ा था जिसमें देखा था कि किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो वह डिटरमिनेंट का मान जीरो होता है। सो इक्वल टू इस डिटरमिनेंट का मान हो गया जीरो। तो इस प्रकार से ये दो और क्वेश्चन देख लिए। इस पर आधारित बच्चों और भी जो सवाल दिए हुए अपनी बुक से वो सवाल हल करें। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस इज द मस्ट कंपलसरी। अगर आप जितने सवाल हल करेंगे उतने आप इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे और उन प्रगुणों का उपयोग भी आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित सिंबॉलिक क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे। उन प्रगुणों का आप अगले वीडियो तक अच्छे से अध्ययन करके आएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो।